नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस। जी हाँ दोस्तों, साइंस के अंदर आज अपन ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। जी हाँ, वो जो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? तरंग है। तरंग, वेव। देखो, दो दो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे से आप में, तरंग और एक ध्वनि। तो इस जैसे ही ये तरंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? ध्वनि पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक आपको जरूर बने रहना है। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। और कम से कम अपने 5 दोस्तों को हमारे इस वीडियो के बारे में आप बता दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ लेते हैं अपन तरंग के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं तरंग जो है ना, तरंग तरंग कहते किसे हैं? तरंग। तो ये जो तरंग है जो और इससे जो वनडे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं बात बता देता हूँ। तरंग जो है ना, तरंग तरंग एक प्रकार का क्या है? विक्षोभ है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ है। अब ये विक्षोभ, अब इस बात से आप नहीं समझे होंगे कि विक्षोभ जो है वो क्या है। देखो, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो ये कौन है? ये है आपकी परी है। ये परी है। ये परी है। और इधर कौन खड़ा है? परा खड़ा है। ये परा खड़ा आपका। ये परा खड़ा है। और एक, दोनों ने एक रस्सी को पकड़ रखा है अपने हाथ में। इन्होंने एक रस्सी को पकड़ रखा है। ठीक है। और इस रस्सी को एक हिस्से से परी ने पकड़ रखा है, एक हिस्से को परा ने पकड़ रखा है। ठीक है। एक साइड से इस रस्सी को परा जो है ऐसे झटका देता है, ऐसे झटका देता है। तो ये रस्सी कैसे कैसे करेगी? ये रस्सी है वो आपकी ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। तो ऐसे झिलमिलाएगी ये रस्सी। तो जब ये रस्सी ऐसे झिलमिलाएगी तो इसकी इसकी स्थिति में डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, है ना? डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, इसका मतलब इस डिस्टरबेंस को ही क्या कहते हैं? विक्षोभ कहते हैं। और ये विक्षोभ जो है वो ऐसे 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 गति कर रहा है। इस विक्षोभ की गति को ही अपन क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं? विक्षोभ की गति, विक्षोभ की गति ही क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। विक्षोभ की गति ही तरंग कहलाती है। विक्षोभ यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे फर्मेंट कहते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप साथ के साथ में नोट्स भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर क्लास नोट्स की तरह पढ़ाता हूँ वैसे ही यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, तरंग जो है ना, तरंग तरंग भी दो प्रकार की होती है। तरंग भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? एक तो होती है यांत्रिक तरंग, एक तो होती है आपकी यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग। और एक होती है आपकी अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग। देखो, अयांत्रिक तरंगों को कई बार विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग जो गाइड हैं वो अलग अलग इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। और बात दोनों की दोनों एक ही है, या तो आप उसे अयांत्रिक तरंग कह दो या विद्युत चुंबकीय तरंग कह दो। ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? देखो, जो यांत्रिक तरंग जो है, यांत्रिक तरंग, इन्हें इन्हें गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें 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 गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम, माध्यम की आवश्यकता
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ अयांत्रिक जो तरंग है। अयांत्रिक जो तरंग है, इसे गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि यांत्रिक जो तरंग है ना, यांत्रिक तरंग, इसके उदाहरणों की अगर जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे इसका जो उदाहरण है वो क्या है, ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि। तो ध्वनि कैसी तरंग है भाई, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग। अब ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि यह निर्वात में गति नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग जो है वो क्या होती है, निर्वात में गति नहीं कर सकती। ठीक है, ये निर्वात में गति नहीं कर सकती। ठीक है, ये निर्वात में गति नहीं कर सकती है। देखो, यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं भाई, गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में गति नहीं कर सकती। देखो, निर्वात में गति नहीं कर सकती, इसका मतलब इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको ये इसको वो कर देना, रफ कर देना। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर रही हूँ अयांत्रिक जो तरंग है, अयांत्रिक तरंग है जो, इसके जब उदाहरण जब अपन पढ़ते हैं तो इसके उदाहरणों में क्या पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं प्रकाश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रकाश पढ़ते हैं। इसके अलावा जो क्या पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग आगे फिर 7 प्रकार की हो जाती हैं, वो भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अयांत्रिक जो तरंग है, अयांत्रिक तरंग जो तरंग है, इन्हें गति के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर देखो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब ये निर्वात में, यानी कि वैक्यूम के अंदर भी गति कर सकती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि निर्वात में गति कर सकती है। ठीक है, ये जो मिस्टेक हो गया था वो करेक्ट कर लीजिए। देखो, गति के लिए, यानी कि यांत्रिक जो तरंगें होती हैं, इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब माध्यम की आवश्यकता होती है तो यानी कि ये निर्वात में गति नहीं कर सकती है, जबकि अयांत्रिक जो तरंग है वो माध्यम की आवश्यकता इनको नहीं होती है और निर्वात में गति कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि यांत्रिक जो तरंगें हैं ये किस प्रकार की होती हैं, ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार की। ठीक है, जबकि अयांत्रिक जो तरंग है ये किस प्रकार की होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। अब ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसके उदाहरणों के अंदर क्या पढ़ सकते हैं, एक तो प्रकाश पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रकाश, और एक अपन पढ़ सकते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। जब पढ़ेंगे तो प्रकाश स्पेशल पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है, और ये प्रकाश जो है, जब अपन विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे उसके अंदर भी छोटा सा के हिस्सा उठाकर उसको पूरा जूम करके अपन पढ़ेंगे। और दूसरी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अनुदैर्ध्य प्रकार की कौन कौन होती है, जो यांत्रिक तरंग है, और इसके जो उदाहरण है वो कौन है, ध्वनि। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, यांत्रिक तरंग का उदाहरण क्या है, ध्वनि। तो जैसे ही अपनी तरंग की बेसिक बातें हैं वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद में अपन क्या पढ़ लेंगे, ध्वनि के बारे में विस्तार से अपन पढ़ लेंगे। और फिर जैसे ही ध्वनि पूरी होगी उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ लेंगे। और के साथ यहाँ पे अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अपन पढ़ लेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि तरंग किसे कहते हैं। जैसे मान लो एक जगह पे मैं खड़ा हूं और एक साइड में कौन खड़ी है, परी खड़ी है, और बीच में से एक रस्सी को हमने पकड़ रखा है, और इस रस्सी को अगर मैं पकड़ के ऐसे ऐसे कैसे ऐसे जोर से झटका देता हूं, झटका तो सब दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जोर से झटका देता हूं तो यह रस्सी है कैसे कैसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे, अगर इसकी स्थिति में ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसे परिवर्तन हुआ, उसे क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। विक्षोभ बोले तो यानी फर्मेंट कहते हैं या डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो
तो यह जो है इस प्रकार से विक्षोभ उसमें उत्पन्न होता है, और ये इस विक्षोभ की गति को ही, इस विक्षोभ की गति को ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और ये भी समझ सकते हो, किसी ठहरे हुए पानी के अंदर, किसी ठहरे हुए पानी के अंदर अगर जब पत्थर मारते हैं, तो जब पत्थर मारते हैं तो वो पानी के अंदर लहरें चलती रहती है, यानी कि वो एक क्या है, उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और वो विक्षोभ ऐसे ऐसे तरंगों के रूप में आगे 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 गति करता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपकी तरंग। और फिर ये तरंगों के अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो यांत्रिक तरंग थी और एक अयांत्रिक तरंग थी। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। यांत्रिक जो तरंग है, यांत्रिक तरंग है, इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है भाई। ठीक है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, इन्हें अगर माध्यम की अगर आवश्यकता होती है तो सीधे सीधे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि अनुदैर्ध्य क्या होती है और अनुप्रस्थ क्या होती है। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट जो बात है, ये तो इसका उदाहरण है, ये याद कर लेना, और एक ये अनुप्रस्थ प्रकार की कौन सी तरंग होती है, प्रकाश, ये आपको याद कर लेना। तो जो डायरेक्ट कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, चलो इसके बाद में जैसे अपन देख लेते हैं, देखो एक चीज देखिए अपने, अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य देखिए। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ किसे कहेंगे? देखो अनुप्रस्थ के अंदर क्या होता है, इसमें जो कण व तरंग का विस्थापन जो है, इसमें कण व तरंग, इसमें कण व तरंग का विस्थापन जो है परस्पर क्या होते हैं भाई, अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर क्या होता है, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? कण व तरंग का विस्थापन परस्पर क्या होता है, लंबवत होता है भाई। ठीक है, अब कैसे, जैसे मान लो ये कोई कण है, कोई भी तरंग है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अगर ऐसे ऐसे गति करेगा कोई भी कण, तो तरंग जो है इसके जस्ट अपोजिट जो है, लंबवत है, वो गति करेगी। ठीक है, विस्थापन करेगी। इसके जस्ट अपोजिट अपन क्या बात कर लेते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य। अब आपको स्पीड स्लो लग रही होगी, लेकिन जब कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2x स्पीड पे भी देखते हैं, तो अगर मैं फुल स्पीड के साथ में अगर आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो फिर अब जब 2x पे आप देखोगे तो कुछ भी आपको शब्द पकड़ में नहीं आएगा। तो आराम से धीरे के साथ में पूरा जो मैटर है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं भाई? इसमें देखो कण व तरंग का विस्थापन, कण व तरंग में, कण व तरंग का जो विस्थापन है, का विस्थापन क्या होता है भाई? विस्थापन समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है। जिस प्रकार से कोई भी कण है, जिस दिशा में जो गति कर रहा है, उसी दिशा में तरंग भी गति करती रहती है। ठीक है, उसी दिशा के अंदर। तो यानी कि दोनों का जो कण और तरंग का जो विस्थापन है, वो दोनों के दोनों एक ही दिशा में हो जाते हैं, दोनों एक ही दिशा में समांतर समांतर चलते रहते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य बोले तो अनुदैर्ध्य के अंदर क्या होता है, जैसे इसका उदाहरण जैसे मैं बात करूँ, अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो कौन है? ध्वनि है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन है? ध्वनि है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी है? वो प्रकाश है। कौन है? प्रकाश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आ गए। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आती है, जब आप नेवी एयरफोर्स के अंदर पढ़ोगे तो 11th-12th की जो फिजिक्स आती है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है ध्रुवण। तो वो जो ध्रुवण जो है ना, ध्रुवण, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इन दोनों तरंगों के अंदर मुख्य जो अंतर है, वो अंतर किसका है? ध्रुवण का है। किसका है? पोलराइजेशन का है। तो यहाँ से एक वो आती है राशि ध्रुवण, ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो देखो ध्रुवण क्या होता है, ये तो अपन स्पेशल टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक लाइन याद कर लेना जो एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है, और यही बार बार प्रश्न पूछता है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में मुख्य अंतर जो है वो किसका है? ध्रुवण का है। इन दोनों के अंदर, दोनों तरंगों के अंदर मुख्य जो अंतर है वो किसका है? इसी ध्रुवण का है। और ध्रुवण की छोटी सी परिभाषा अगर मैं सीधे सीधे छोटे शब्दों में मैं कहना चाहूँ, तो ध्रुवण किसे कहते हैं भाई? यानी कि किसी भी प्रकाश को अगर अपन गति करवाते हैं, तो वो प्रकाश अपनी सभी संभव दिशाओं के अंदर गति करने की कोशिश करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल अपन स्पेशल टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ध्रुवण के बारे में। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अपन ने देखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, जो किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों का, या फिर किसका?
अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है फ्रेंड्स वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 7 प्रकार की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। अब ये कौन कौन सी 7 प्रकार की होती हैं वो अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं। देखो इनकी मैं लिख देता हूं कि कौन कौन सी 7 प्रकार की तरंगे हैं। देखो सबसे पहले तो है आपकी गामा तरंग। सबसे पहले तो है आपकी गामा तरंग, गामा तरंग। इसके बाद में आपकी कौन सी आती है? एक्स तरंग। गामा के बाद में आ जाती है आपकी एक्स तरंग। इसके बाद में आपकी आ जाती है पराबैंगनी तरंग। पराबैंगनी तरंग। और पराबैंगनी के बाद में आपकी आ जाती है दृश्य तरंग। ठीक है, दृश्य। और दृश्य के बाद में क्या आ जाती है? आपकी आ जाती है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग आ जाती है। और अवरक्त के बाद में आ जाती है आपकी सूक्ष्म। सूक्ष्म। और सूक्ष्म के बाद में आपकी आ जाती है रेडियो। रेडियो तरंग। ऐसे करके ये 7 तरंग आ जाती हैं अभी। ठीक है, गामा तरंग, एक्स तरंग, पराबैंगनी तरंग, दृश्य तरंग, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। ये 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। ठीक है, अगर इनको इंग्लिश में लिखना चाहें, कई बार इंग्लिश के शब्द ही हिंदी के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, गामा। इसके बाद में एक्स। पराबैंगनी को अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी। इसके बाद में दृश्य को विजिबल। विजिबल। अवरक्त को इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। सूक्ष्म को माइक्रो। और सूक्ष्म का दूसरा नाम क्या है? लघु भी है। दूसरा नाम क्या है? लघु तरंग भी है। और रेडियो का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ भी है। रेडियो का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ तरंग भी है। ठीक है, और ये आपकी रेडियो। रेडियो। ठीक है, ये आपकी आ जाती है इंग्लिश के नाम इनके। अब देखो जो एग्जामिनर का जो सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है वो ये पूछता है, या तो इनके तरंगदैर्ध्य का क्रम पूछता है, या आवर्ती का क्रम पूछता है, या ऊर्जा का क्रम पूछता है। तो आपको कैसे भी पूछे, कोई सा भी क्रम पूछे, किन्हीं भी 3 का पूछे या पूरे पूरे 7 का पूछे, तो आप कैसे भी आपका उसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ से मैं एक लाइन लिखूंगा कि गामा तरंग से रेडियो तरंगों की तरफ जब अपन चलते हैं तो तरंगदैर्ध्य हमेशा बढ़ती है। तरंगदैर्ध्य हमेशा क्या होती है? बढ़ती है भाई। ठीक है, कहने का मतलब बाएं से दाएं जब चलेंगे, बाएं से दाएं जब चलेंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है भाई। तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। और रेडियो तरंगों से गामा तरंगों की तरफ जब चलेंगे तो उनकी आवर्ती और ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है भाई? जब इस साइड से इस साइड में चलेंगे तो आवर्ती और ऊर्जा बढ़ती है। आवर्ती व ऊर्जा बढ़ती है। आवर्ती व ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जामिनर आपको इन 7 में से कोई भी 3 उठा के ये पूछ ले, निम्न में से तरंगदैर्ध्य का सही क्रम है, और चारों ऑप्शनों के अंदर आगे पीछे इनको सेट करके आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सही इनका क्रम है। तो वो किसके आधार पर पूछे? वो अगर पूछे आपको तरंगदैर्ध्य के आधार पर, तो तरंगदैर्ध्य के आधार पर किन्हीं भी 3 का पूछ ले, चाहे तो कंटिन्यू पूछ ले या फिर अल्टरनेट के ऊपर आपको पूछ ले। ठीक है, तो गामा तरंगों से लेकर रेडियो तरंगों की तरफ या दीर्घ तरंगों की तरफ जब अपन चलते हैं तो क्या होता है? तरंगदैर्ध्य जो है वो बढ़ती है।
ठीक है। तो इसी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं सबसे कम तरंग दैर्ध्य है वो कौन सी तरंगों की होती है, गामा तरंगों की होती है। और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य है वो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है। ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं पूछ दूं कौन सी तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो गामा तरंगों की आवृत्ति है सर्वाधिक होती है। ठीक है। और रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति है वो सबसे कम होती है। ऊर्जा की बात कर लें तो ऊर्जा है वो सबसे कम किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है। और सर्वाधिक जो ऊर्जा है वो किसकी होती है, गामा तरंगों की होती है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं यहां से इनके खोजकर्ता पूछ लेता है, कई बार इनके खोजकर्ता पूछ लेता है कि भाई कि दृश्य तरंगे हैं इनके खोजकर्ता कौन है, अवरक्त तरंगे जो है इनके खोजकर्ता कौन है, सूक्ष्म तरंगों के खोजकर्ता कौन है। अब देखो इसके बाद में अपन जो प्रकाश जो टॉपिक पढ़ते हैं वो प्रकाश जो टॉपिक है वो कहाँ से पढ़ते हैं, अपन यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ से देखो दृश्य जो तरंगे हैं यानी कि इन दृश्य तरंगों को हमारी जो नग्न आंखें देख सकती हैं, इनके अलावा न तो पराबैंगनी को देख सकती है न अवरक्त को देख सकती हैं। कहने का मतलब इस रेंज के तरंगदैर्ध्य की तरंगों को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। जब इसी चीज को जब आप आगे पढ़ोगे, जूम करके देखोगे तो यह दृश्य जो तरंग है वो कैसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है। ठीक है। ऊपर आपकी क्या आ जाएगी, पराबैंगनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पराबैंगनी। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगी, आपकी अवरक्त आ जाएगी। अवरक्त आ जाएगी। ठीक है, अवरक्त आ जाएगी। तो पराबैंगनी तरंगों और अवरक्त तरंगों के बीच में आपकी कौन सी आ गई, ये आ गई आपकी दृश्य तरंग आ जाती है। कौन सी आ जाती है, दृश्य। ठीक है, दृश्य। अब यह जो दृश्य तरंग है इस दृश्य तरंगों के खोजकर्ता कौन है, न्यूटन है। कौन है, न्यूटन है। न्यूटन है। अब ये दृश्य जो तरंगे हैं इसे ही श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। इसे ही अपन क्या जानते हैं, श्वेत प्रकाश। और अब आपको पता है कि श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और फिर उसी के अंदर अपन ये एक क्रम पढ़ते हैं, कौन सा, विबग्योर का। कौन सा पढ़ते हैं, विबग्योर का। VIBGYOR, ये क्रम पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये क्रम पढ़ते हैं ऊपर से नीचे की ओर। अब आपको पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होता है। वॉयलेट यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। क्यों, जब इसी चीज को अपन ने ऐसे करके पढ़ा है कि पराबैंगनी से दृश्य से ज्यादा अवरक्त का, तो अवरक्त तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसी को जब अब आगे और पढ़ते हैं कि भाई इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होती है, ये मैं बात कर रहा हूँ 12th फिजिक्स के हिसाब से। तो 12th फिजिक्स के हिसाब से वहां पे जब अपन पढ़ते हैं तो ये क्या पढ़ते हैं भाई, ये पढ़ते हैं अपन 400 नैनोमीटर से। ठीक है, 400 नैनोमीटर से अपन पढ़ते हैं 750 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर तक। अब 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, इसी चीज़ को आगे अगर मैं और एब्रीवेट करना चाहूँ, इसको और फर्दर खोल के बताना चाहूँ, तो इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और जो अन्य जो गाइडें हैं एनसीईआरटी के अलावा, जो 12th फिजिक्स है उसके अलावा जो है, उसके अंदर ये डाटा आपको मिलेगा कितना, 3800 एंगस्ट्रॉम से। 3800 एंगस्ट्रॉम से आपको मिलेगा 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। अब आपको जो भी ऑप्शन के अंदर मिल जाए वही आप सही मान लेना है। ठीक है, ये है आपकी 12th फिजिक्स के आधार पर, और ये डाटा जो है वो अन्य जो गाइड मार्केट में चल रही है उनके आधार पर। तो वो चीज़ जो है, ये जो भाग है अपन प्रकाश के अंदर पढ़ लेते हैं। जो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो प्रकाश की पहली प्रकट नहीं है, कौन सी, वर्ण विक्षेपण, उसके अंदर भी ये चीज़ें अपन पढ़ते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और ये चीज़ अपन यहाँ पे तरंगों के आधार पर पढ़ लेते हैं। इसके बाद में एक चीज़ आती है, इनके खोजकर्ता। कई बार तो ये पूछ लेगा, इनका क्रम पूछ लेगा, कई बार क्या पूछ लेगा, इनका आवर्ती ऊर्जा पूछ लेगा, और कई बार तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका क्रम पूछ लेता है। ठीक है, और कई बार जो है इन तरंगों के खोजकर्ता है वो पूछ लेता है आपको। ठीक है, तो इन खोजकर्ताओं के लिए आपको एक लाइन जो है वो आपको याद रख लेनी है। वो लाइन जो है वो कौन सी है, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। ठीक है, ये लाइन आपको याद रख लेनी है। और इस लाइन का
कौन से शब्द का क्या स्टैंड है वो पूरा का पूरा मैं आपको खोल के बता देता हूँ, ठीक है। और इस लाइन के पीछे पूरी जो कहानी है आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर बताई जाती है, ठीक है, जो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप उनके खोजकर्ताओं के नाम ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो लाइन वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं लिख देता हूँ। लाइन जो है वो क्या है आपकी, लहर गांव के एक राजा अहमद अहमद को परिदर्शन हुए, परिदर्शन हुए। ये लाइन आपकी यहाँ पे चलती है, ठीक है। और ये लाइन जो है वो 2 बार 3 बार जो है आपको बोल देनी है। पिछले वीडियो के अंदर या फिर पिछले क्लास के अंदर अगर आपने कंटिन्यूटी बनाई रखी है तो उसके अंदर भी मैंने 2-3 लाइन ऐसी लिखवाई थी जो निमोनिक्स बना बना के आपको कंटेंट याद करवाया था, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर जो है कौन सा शब्द कौन से चीज़ के लिए स्टैंड रखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहला शब्द है लहर। इस लहर शब्द के अंदर, लहर शब्द के अंदर जो ल जो शब्द है, इस ल का मतलब तो क्या हुआ, लघु। ल का मतलब क्या हुआ, लघु, ठीक है। और इस हर का मतलब क्या होगा, हर्टज। तो लघु तरंगों के जो खोज करता है, लघु लघु, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ भाई, दूसरा नाम और लिखवाया था मैंने इसका, वो भी लिखना साथ के साथ ही जिससे आपको पता चल जाए, लघु या सूक्ष्म, माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो इनके खोजकर्ता कौन है भाई, इनके खोजकर्ता कौन है, हर का मतलब क्या हो गया, हर्टज, कौन हो गया, हर्टज हो गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं बात लेता हूँ लहर गांव, गांव नेक्स्ट जो शब्द है वो कौन सा है अपना, गांव, ठीक है। तो गांव जो है, इस गांव का जो स्टैंड है वो क्या है, इस गांव का स्टैंड क्या है, देखो गा का मतलब क्या हो गया, गामा, गा का मतलब क्या हो गया, गामा, ठीक है। और इस वे का मतलब क्या हो गया, इस वे का मतलब क्या होगा, वेकुरल, वेकुरल का मतलब बेकुरल, बेकुरल, ठीक है। तो यहां से याद रख लेना आपको बेकुरल, बेकुरल। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, के साइलेंट है यहाँ पे। इसके बाद में शब्द आ जाता है अपना एक राजा, ठीक है, एक राजा, ठीक है, एक राजा। अब एक राजा का स्टैंड क्या है भाई, एक का मतलब क्या हो गया, एक्स तरंग, एक का मतलब क्या हो गया, एक्स तरंग, ठीक है। और राजा का मतलब क्या हो गया, रोंटजन, राजा का मतलब क्या हो गया, रोंटजन, रोंटजन, ठीक है। यहाँ से अब आपको ये रोंटजन तो याद ही रख लेना है, जो एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। देखो इस पहले शब्द जो है ये किसको बता रहा है, तरंगों को बता रहा है। दूसरा जो शब्द है वो किसको बता रहा है, खोजकर्ताओं को बता रहा है। यहाँ पे गा जो शब्द है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है आपको तरंगों को। यहाँ पे एक जो शब्द है वो किसको बता रहा है, तरंगों को बता रहा है। और दूसरा जो शब्द है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है आपकी उनके खोजकर्ताओं की, ठीक है। ये तो कई बार पूछा हुआ है कि एक्स तरंगों के खोजकर्ता कौन है, रोंटजन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ एक राजा के बाद में अहमद। में पहले शब्द आ गया ए है, ठीक है, अहमद। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, देखो ए जो है ना, ए, इस ए का मतलब क्या हो गया, अवरक्त, ए का मतलब क्या हो गया, अवरक्त, ए का मतलब क्या हो गया, अवरक्त, ठीक है। और है का मतलब क्या हो गया भाई, है का मतलब क्या हो गया, हरसेल, है का मतलब क्या हो गया, हरसेल, ठीक है, हरसेल, विलियम हरसेल, ठीक है। पूरा नाम मिले तो ठीक है, नहीं इतना का नाम भी अगर मिल जाए तो आपको आंसर फाइंड कर लेना है। इसके बाद में मद शब्द है, कौन सा, मद। इस शब्द को आपको क्या पढ़ना है भाई, इस शब्द को आपको उल्टा पढ़ना है, इस शब्द को क्या पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। पहले द और उसके बाद में मैं, ठीक है। तो ये मद जो स्टैंड है वो किसके लिए स्टैंड है, इसी को मैं अलग करके लिख रहा हूँ। द का मतलब क्या हो गया, दीर्घ, द का मतलब क्या हो गया, दीर्घ। और दीर्घ का दूसरा नाम क्या था, रेडियो, क्या था, रेडियो, ठीक है, रेडियो। और इनके खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी, कौन है भाई, मार्कोनी है, ठीक है, मार्कोनी है। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट आपका आ जाता है, लाइन बोलते चलो, परी, ठीक है, शब्द आ गया कौन सा, परी, परी। तो
परी शब्द आ गया, तो इस परी शब्द के अंदर, परी शब्द के अंदर देखो पै का मतलब क्या हो गया, पराबैंगनी। पै का मतलब क्या हो गया, पराबैंगनी। पराबैंगनी, ठीक है। और जो दूसरा जो शब्द है री, री का मतलब क्या हो गया, रीटर। री का मतलब क्या हो गया, रीटर, ठीक है। तो पराबैंगनी तरंगों के जो खोज करता है वो कौन है, रीटर है। इसके बाद में अपना जो शब्द आया कौन सा, दर्शन, ठीक है, दर्शन शब्द। तो दर्शन से क्या हो गया भाई, दर्शन के अंदर पहला जो शब्द है उसका स्टैंड क्या हो गया, जैसे दृश्य। दर्शन से क्या हो गया, दृश्य, ठीक है, दृश्य। और न का मतलब क्या हो गया, जो अभी अपन डिस्कस किए थे, न्यूटन। कौन कौन हो गया, न्यूटन, न्यूटन है, ठीक है। ये सब इनके खोज करता है भाई। अब इनमें से इनको स्पेशली वो चीज़ और बता देते हैं कि भाई जो पहला जो शब्द है, वो पहला जो शब्द है वो किसको बता रहा है, दूसरा शब्द है वो किसको बता रहा है। पहला शब्द है वो किसको बता रहा है, दूसरा शब्द है वो किसको बता रहा है, पहला शब्द किसको बता रहा है, दूसरा किसको बता रहा है, ठीक है। इस दर्शन में दर्शन, दर्श किसको बता रहा है, दृश्य तरंगों को बता रहा है, न किसको बता रहा है, न्यूटन को बता रहा है। तो यहाँ से आप इसको भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, ये है, ठीक है, ये बात। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये इनके खोजकर्ता हो गए। इनके खोजकर्ता के बाद में यही जो मोस्ट मोस्ट है वो क्वेश्चन इनमें से पूछता है भाई, ठीक है। ये आपकी तरंगों से संबंधित क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे तरंगों की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी 7 प्रकार की, उनके बारे में, उनकी आवर्ती, ऊर्जा, तरंग दैर्ध्य वो पढ़ लिया, फिर उनके खोजकर्ता हमने पढ़ लिया। इसके बाद में अपन एक जो नई चीज़ आती है, छोटी सी सब हेडिंग है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य। एक शब्द देखा आपने क्या, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ। तो तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं भाई, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। तो देखो तरंग दैर्ध्य की जो आपको मैं 2 परिभाषा बताऊंगा, और पहले इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, वो डायग्राम समझा देता हूँ। ऐसे ऐसे भाई वेवलेंथ है वो ऐसे ऐसे चलती है, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई रस्सी को अगर झटका मार के छोड़ेंगे तो वो कैसे कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। तो देखो ये जो तरंग है, ये तरंग है वो यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ से चलने के बाद में, यहाँ से चलने के बाद में, यहाँ से शुरू होने के बाद में पूरा इसका साइकिल है वो कहाँ पे पूरा हुआ, यहाँ पे पूरा साइकिल हो गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ से चलकर यहाँ तक चलने के बाद में इस तरंग का एक साइकिल जो है वो पूरा हो गया, एक साइकिल यहाँ से इसका पूरा हो गया। तो इस पूरे एक साइकिल की जो पूरी लंबाई है, इस पूरे एक साइकिल की जो लंबाई है वही क्या कहलाती है आपकी, वही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। यानी कि एक पूरे तरंग के एक पूरे चक्कर की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक परिभाषा तो इसकी ये हो गई। दूसरी परिभाषा, इस तरंग के ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं अपन, इस तरंग के ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं सरंग कहते हैं, तरंग कहते हैं, ठीक है। और इस नीचे धसे हुए भाग को, इस नीचे धसे हुए भाग को क्या कहते हैं भाई, गर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है, गर्त कहते हैं। तो देखो ये तरंग कैसे कैसे चलती है, पहले सरंग, फिर गर्त, फिर सरंग, फिर गर्त, ऐसे चलती है। तो तरंग दैर्ध्य की दूसरी परिभाषा यहां से क्या निकल के आती है, दो क्रमागत सरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, दो क्रमागत सरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दो क्रमागत, दो क्रमागत सरंगों, दो क्रमागत सरंगों, यहाँ पे देखो अथवा शब्द लग रहा है, अथवा, अथवा मतलब और, ठीक है, कोई सी भी एक मान सकते हो। दो क्रमागत सरंगों अथवा गर्तों, गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताई कि एक तरंग का पूरा जो चक्कर है, उस पूरे चक्कर की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब देखो यहाँ से लेकर वापस, वापस जो है ये ऐसा साइकिल चला, फिर वापस ऐसे चला, तो ये तो सेम ही वापस सेम पहले वाला ही रिपीट हो गया, ये तो पहले वाला ही रिपीट हो गया, ठीक है।
इसे पूरे चक्कर को बना दो, ठीक है, ऐसे ये डायग्राम आपको बना लेना है। इसके बाद में जैसे एग्जामिनर जो है वो प्रश्न पूछता है, वो क्या पूछता है, एक बार पूछा हुआ है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर होता है, मीटर। इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन सीधी नहीं पूछी गई थी, ये ऐसे पूछी गई थी, निम्न में से मीटर किसका मात्रक नहीं है। तो उस क्वेश्चन के अंदर 3 राशियां ऐसी थी जिनका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और एक राशि ऐसी थी जिनका मात्रक मीटर नहीं होता है। तो मीटर जो है ना, मीटर, तो वहां से उसी ऑप्शन के अंदर तरंग दैर्ध्य भी दे रखा था। तो डायरेक्ट बच्चा कंफ्यूजन होता है कि तरंग दैर्ध्य जो है वो तो किस में मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। तो वो ये सोचता है कि इसका मात्रक तो मीटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। और तरंग दैर्ध्य मापी किस में जाती है भाई, मापी किस में जाती है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। तरंग दैर्ध्य किस में मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये तो थी तरंग दैर्ध्य के बारे में बेसिक बातें। इसके बाद में एक छोटी सी राशि आती है आपकी आवृत्ति, जो अभी इसके अंदर अपन ने पढ़ी थी, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। देखो आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, चक्र प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति बराबर में क्या लिख सकता हूं, आवृत्ति बराबर में क्या लिख सकता हूं, चक्र प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसका जो मात्रक है, उसका मात्रक जब क्या हो जाएगा भाई, चक्र का कोई राशि होती नहीं, और सेकंड का मात्रक क्या हो जाएगा, ये लो सेकंड, ठीक है। यानी चक्र प्रति सेकंड, यहाँ से आप इस सेकंड की बजाय पहले वाली स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, इसको समय भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आप प्रति इकाई समय के अंदर कितने चक्कर लगा रहे हो, उन चक्रों की जो संख्या है, चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। यानी प्रति इकाई समय के अंदर, प्रति इकाई समय के अंदर आप कितने चक्कर लगा रहे हो, कितने राउंड लगा रहे हो, वही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आगे फर्दर और क्या लिख सकता हूँ, सेकंड इनवर्स लिख सकता हूँ, सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्र आवृत्ति का मात्रक जो है वो सेकंड इनवर्स भी होता है। सेकंड इनवर्स के अलावा आप जो है वो क्या लिख सकते हो भाई, सेकंड इनवर्स के अलावा हर्ट्ज भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हर्ट्ज, इसका संकेत क्या है, एच जेड है, ठीक है, एच जेड है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ आवृत्ति, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिल की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है, दिल की आवृत्ति क्या होती है, दिल की आवृत्ति, दिल की आवृत्ति कितनी होती है। तो दिल की आवृत्ति, आपका जो दिल है वो 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो 72 चला, तो एक चक्कर में आपको कितना समय लगा, कितना समय लगा, वही क्या है, वही क्या है, मतलब चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखो 72, 72 चक्कर लगा रहे हैं कितने समय में, 60 सेकंड में, ठीक है, 60 सेकंड में। देखो वो बात अलग है, आपको परी दिख जाए तो आपका दिल 72 की बार 80-90 बार भी धड़क सकता है 1 मिनट में, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो 72 चक्कर लगाता है कितने में, 60 सेकंड के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं आवृत्ति निकालना चाहूँ, यानी किसकी, दिल की, तो दिल की आवृत्ति अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से भाई, 1 सेकंड में कितने कितने चक्कर लगाएगा, वो 72, 72/60। तो 72/60, जब इस 72 में 60 का भाग दूंगा कितना आ जाएगी, 1.2। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है भाई, हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है, ये भी है। जस्ट इसके अपोजिट अगर मान लो, जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं बात पूछूं, दिल का आवर्तकाल, क्या पूछूं, दिल का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ हर्ट, दिल का
आवर्तकाल। ठीक है, तो दिल का आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, देखो आवर्ती और आवर्तकाल जो है, आवर्ती और आवर्तकाल जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो दिल का आवर्तकाल जो है वो क्या हो जाएगा भाई, यानी कि आवर्तकाल सीधे सीधे शब्दों में कह दूं मैं कि दिल के द्वारा एक चक्कर में धड़कने में कितना समय लिया गया, वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, और 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, वो बात क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। तो जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं पूछूं दिल का आवर्तकाल, तो दिल का आवर्तकाल जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि अपोजिट बोले तो 60/72, वो क्या हो जाएगा, 60/72 हो जाएगा। ठीक है, 60/72 हो जाएगा। तो 60/72 इसी को अगर मैं फर्दर सोल्व करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 0.8। ठीक है, 0.8 सेकेंड। कहने का मतलब हमारा दिल एक चक्कर लगाने में 0.8 सेकेंड लेता है। तो ये दो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछता है कई बार। ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट लगा लो, एक तो ये और ये वाले। ठीक है, ये है। इसके बाद में अपन ये थी आपकी तरंगों से संबंधित बेसिक बातें, जो हमने मोटी मोटी जो बातें हैं तरंगों की अपन ने पढ़ ली है। तो इन 5 जो पेज बने हैं 5 स्लाइड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप एक साथ में नोट भी कर सकते हो। और अगर नोट नहीं करना चाह रहे तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन अपन क्या पढ़ा, आवर्ती पढ़ा। इसी आवर्ती के आधार पर अपन ध्वनि का वर्गीकरण करेंगे, ध्वनि के गुण पढ़ेंगे, ध्वनि की तीव्रता पढ़ेंगे, ध्वनि की निर्भरता पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।